हमारे पास क्या होंगे, वो नियम हमारे होंगे। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको बाकायदा घर आपको नोट करना है। बाद आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, सॉल्व कराने के बाद क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस बाद उसको आपको ग्रुप फायदा क्या मिलेगा, ये देख पाऊंगा कि आप क्या आपने समझा और क्या आपने उसको कॉपी के अंदर, तो आपके माइनर माइनर मिस्टेक ना उन गलतियों को। पॉइंट क्लियर है मेरा? यस कि नो? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ट्राई करें। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यस सर। अब आप मुझे ये बता दिए, देखिए मैंने सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है, कड़ी मेहनत और निरंतरता सफलता की कुंजी। खुद पर विश्वास रखें रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तभी अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर। अदरवाइज हम अपने लक्ष्य नहीं, अपना पेपर निकालना चाहते वो पेपर हमारा नहीं। अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब क्या क्या चीज हमारे पास होना चाहिए, चीज़ों को दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। आपका ओवरऑल जो पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। क्या होता है? 100 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स जो के होते हैं। RGPP का आपको 3 तारीख को एग्जाम देना है। इस मिड सेमेस्टर के 20 मार्क्स होते हैं, और असाइनमेंट कुछ यूनिट टेस्ट इन सब के 10 मार्क्स होते हैं। अब थ्योरी एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम 23 मार्क्स लाना कंपलसरी है, मैंडेटरी। अगर आप 23 से कम मार्क्स लाते हैं तो आप पेपर में फेल हो जाएंगे। नंबर 2, मिड सेमेस्टर में आपको कम से कम 7 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, और असाइनमेंट में कम से कम 5 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर इन 3 मार्क्स को अगर हम ऐड करेंगे, ओवरऑल हमारे पास 35 मार्क्स हमारे होना जरूरी है। अगर हमारे 35 मार्क्स नहीं आए तो हमारा पेपर बैक हो जाए। अब मिड सेमेस्टर के अंदर आपको आपने अगर एग्जाम दिया हुआ है तो आपको 5 से लेकर, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा हुआ है, क्या आपको पता होगा। असाइनमेंट के आपको 5 मार्क्स। हमारा मेन फोकस जो होगा होगा 23 मार्क्स। हम जब हम 23 मार्क्स को गेन करेंगे उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक लेने स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है अपना ये? अब अगर आपके सामने कुछ मैंने एनालिसिस दिखाया हुआ है कुछ पेपर्स का, ये 4 सेमेस्टर का, आप देखें सबसे ज्यादा मार्क्स किस यूनिट, आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स किस यूनिट से पूछे गए हैं? यूनिट 1 और यूनिट 5। यूनिट 1 और यूनिट 5 से। ठीक है? आप देखेंगे कि एक बार ऐसा भी हुआ है कि जून 2023 के अंदर कि हमारा 42 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 पूछा, और 35 मार्क्स का उसी समय यूनिट 5 पूछा गया था। तो हम ये मान के चलते कि भाई 28 तो आ ही जाएगा यूनिट नंबर 1 से, और 28 यूनिट नंबर 5 से आएगा। इसके अलावा कभी कभी हमारे पास आप यूनिट नंबर 1 से देखें, कभी 21 मार्क्स से कभी कम पूछा ही नहीं गया है। यूनिट नंबर 4 में 2 बार ऐसा हो चुका है कि हमारे पास पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे पर 2023 और 2024 के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नहीं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान होते हैं, आसानी से उनको सॉल्व किया जा सकता है बहुत कम समय। तो हमारा मेन फोकस जो होगा पहले हमारा यूनिट नंबर 5 पे होगा, कि वहां पर मार्क्स जो है 28 से लेके 35 मार्क्स तक हम एग्जाम में पूछे। यानी कि हमारा अगर हम बोले कि अगर हमें 23 मार्क्स अगर हमें चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यूनिट नंबर 5 अगर अच्छे से कर लूँ तो ऑब्वियसली मेरा पेपर तो ऐसे ही निकल जाएगा। आई एम राइट? आई एम यस राइट, सर। है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम यूनिट नंबर 5 हम जब करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में केवल आता है कि यार मैट्रिक्स से आसानी से बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। ये मैट्रिक्स वैसी वाली मैट्रिक्स नहीं है जो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ऐसा नहीं। यहाँ पर कैलकुलेशन आसान है, लेकिन कैलकुलेशन
आसान होती है, टफ भी होती है। क्यों? हम उसको सॉल्व नहीं। अब वन बाय वन हम यहाँ पर समझेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, परीक्षा में सफलता पद के नहीं तैयारी की होती है, दृढ़ रही है, अपनी मेहनत आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, आपको बस अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट अपने, राइट। हमारे पास यूनिट नंबर 5 में हम क्या करने वाले, सबसे पहले समझते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान से समझिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे होंगे आई होप। ऐसा बोला जाता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है ए आई जे, जो एम इंटू एन ऑर्डर की, इस मैट्रिक्स की रैंक जो होती है स्मॉल आर, मैट्रिक्स के रैंक को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं या रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं? यदि वो दो नियमों का पालन करता है। नंबर वन, हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अब सवाल ये उठता है कि आपको माइनर पता है, माइनर किस, रिप्लाई कीजिएगा, माइनर समझते हैं क्या होता है? एक बार बता दीजिए सर। तो मान लो मेरे पास कोई भी एक मैंने मैट्रिक्स ली हुई, चलिए वहां कोई भी एक मैट्रिक्स ली हुई, तो मैंने बोला कि 1 2 3 0 -1 4 7 3 और 2। मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर है। मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे इस वन के कोरस्पॉन्डिंग में माइनर निकालना है, तो इस वन के कोरस्पॉन्डिंग में माइनर क्या होगा कि आप इसको छुपा दीजिए और इसको छुपा दीजिए, तो माइनर क्या निकल के आएगा मेरे पास? M11 -1 4 3। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं भाई बताइए तरंग जी कि मुझे माइनर निकालना है टी के कोरस्पॉन्डिंग, किसके निकालना है? टी के कोरस्पॉन्डिंग में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे और इसको ऐसे छुपा देंगे, तो मेरे पास 3 की पोजीशन क्या है? 32। M32 मुझे क्या मिल जाएगा? 1 3 7 और 2। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो माइनर क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग में निकाला जाता है। तो हमने बोला कि इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है। जैसे कि मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करूं, कितना आएगा? 2 -21 हो रहा है मेरे पास, -19। क्या ये जीरो है? नहीं है, नहीं सर। है ना? तो मैं डिटर्मिनेंट निकालू, कितना आएगा? -2 -12 हो गया मेरे पास, -14, तो ये भी जीरो नहीं है। तो उसने बोला कि इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, यानी कि मान लो कि मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का है और मैट्रिक्स की रैंक मेरी 2 निकल रही है, तो उसमें सेकंड ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे उनमें से कम एक जो होगा वो नॉन जीरो होगा। क्या होगा? कम से कम एक नॉन जीरो होगा। तो उसको बोलते हैं इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। सेकंड पॉइंट, एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर। यदि हमारे पास उस रैंक किसी की, जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स की रैंक 2 है, अगर उस रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर से बड़ा कोई माइनर अगर एग्जिस्ट करता है और वो अगर जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन फुल जाती है, दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मैट्रिक्स की जो रैंक कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी कंडीशन मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो हमारे पास स्मॉल आर या रो ऑफ ए नोट की। शब्द समझ में आए? हाँ सर। ठीक है। अब तो बेटा जो भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज कोई रेज हैंड करना नहीं है, सीधे सीधे माइक ओपन करिए क्वेश्चन। ये सब चीजें नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाते समय ध्यान नहीं देता हूँ। कुछ पूछना है तरंग आपको? माइक ऑन करिए, पूछिए।
बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखिए, अपना क्वेश्चन। कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ सर शायद उसका माइक काम नहीं कर रहा है। रही है। अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे मान लो अब हमारे पास इसमें एक शब्द और होता है, नलिटी। क्या होता है? नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। अब देखिए एक्चुअली नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स जो शब्द जो है एक्चुअली गलत है ये। नलिटी शब्द जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट किया जाता है, यानी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन ये देख लो कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ही मेरी नलिटी निकलेगी। क्या निकलेगी? नलिटी निकलेगी, अदरवाइज मैं नलिटी निकाल ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं सोचूं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ध्यान समझिएगा, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है ए जो मेरे पास कुछ इस प्रकार से लिखी है, दिस इज 1 2 3 4 5 6। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखा है मेरे पास? कितनी रो है इसके अंदर? मैट्रिक्स में कितनी रो है? प्लीज रिप्लाई करें, कितनी रो है इसके अंदर? रो और कॉलम समझते हैं? रो और कॉलम समझते हाँ हैं? सर। रो बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम जो होते हैं जो वर्टिकल होते हैं। तो मेरे पास कितनी रो दिखाई दे रही हैं? दो। 2। और कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल में? 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 into 3। क्या हो गया? 2 into 3। क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका नलिटी निकाल ही नहीं सकते हैं। यानी निकाल सकते हैं? नलिटी निकाल ही नहीं सकते हैं। तो नलिटी निकालते समय ध्यान हमें क्या रखना है? इफ A equal to Aij is a square matrix of order n into and small r is a rank of a matrix, the nullity of a square matrix। मैंने शब्द क्या लिखा है? नलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है वो? उसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए। का वास्तविक मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एन माइनस आर। लेकिन जब भी अगर हम एग्जाम में नलिटी निकालेंगे तो हमेशा हम ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो कभी भी गलती नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? पलक समझ में आ गई बेटा? पलक, देखिए अगर किसी से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको रिप्लाई करना है कि मुझे समझ में आता रहे। नहीं, कोई रेज हैंड मत करिएगा, जस्ट माइक ऑन करिए और रिप्लाई कीजिए। ओके? आ रही मेरी बात समझ में पलक? तरंग आपका मोबाइल आपका माइक सही हुआ? वॉइस नहीं आ सर दोनों के माइक ऑन है बट वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस नहीं आ रहा जब तो अपनी तरफ से आपका माइक क्यों नहीं आ रहा उसके लिए बता सकता हूँ। अगर आप लैपटॉप वगैरह से ज्वाइन किए हुए हैं, कई बार क्या होता है कि अगर आपने लैपटॉप में कहते हैं जो ऑडियो वाला सेक्शन होता है, अगर आपने वो सही से किया हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस, कोई बात नहीं, टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये दो पॉइंट सबको समझ में आ गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्लियर है? मैं मान के चलता हूँ कि दोनों चीज आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। जब भी अगर हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे मन में सवाल उठता है कि भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गई है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा आंसर कोई और निकालता कुछ और आ जाता है, नहीं निकालता कोई और आ जाता है, बुक और दिया हुआ है।
या चक्कर क्या है? तो एक बात हमने दिमाग में बिल्कुल फिट कर ली है। दुनिया का कोई भी आदमी किसी तरीके से मेथड मेथड से रैंक निकाले, उसका आंसर हमेशा, यानी कि कभी संभव ही नहीं है कि किसी मैट्रिक्स की रैंक जो है अलग-अलग आदमी के द्वारा निकाली गई, वो अलग-अलग हो सकती है। यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होती है, वो हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। आई बात समझ में? क्या होती है? यूनिक होती है। कभी अलग-अलग हो ही नहीं सकती। क्लियर? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एशेलॉन फॉर्म। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होती है 2 तरीके से निकाली जाती है। पहली एशेलॉन फॉर्म से, कि हम केवल रो ऑपरेशन कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म। ध्यान रखना, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म का एक नाम और होता है जिसको बोला जाता है कैनोनिकल फॉर्म। पे केवल हम रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जब भी अगर हम कोई मैट्रिक्स अगर एशेलॉन फॉर्म से निकाल रहे हैं, तो वहां पर हमें केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें नॉर्मल फॉर्म से या कैनोनिकल फॉर्म से निकालने को बोला गया है, तो हमें रो ऑपरेशन भी लगाने हैं और कॉलम ऑपरेशन। पॉइंट क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पर, कि अगर मान लो किसी मेथड में अगर हमें रैंक और मैट्रिक्स निकालने को बोली जाती है और कोई नाम हमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, ऐसी कंडीशन में आप दोनों में से कोई भी नियम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? दोनों में से कोई भी नियम लगा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी अगर हमसे क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया हो, तो हमेशा प्रेफर करें एशेलॉन फॉर्म। तो प्रेफर करें, तो प्रेफर करें एचलियन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म। क्लियर ये पॉइंट? कि आगे बढ़ू अब मैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली एशेलॉन फॉर्म होती क्या है। अब मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि एशेलॉन फॉर्म क्या होती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे निकाल तो लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई एशेलॉन फॉर्म एक्चुअली है किस तरह है। और एग्जाम में कई बार ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं कॉपी के अंदर। समझ लीजिए कि एशेलॉन फॉर्म होती क्या है, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, तो आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत आप कर ही नहीं सकते। क्या बोला गया है कि कोई भी एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है ए, हमें इससे मतलब नहीं है कि उसका ऑर्डर क्या है। ये मैट्रिक्स जो है एशेलॉन फॉर्म में कहलाती है इफ ईच नॉन जीरो रो द लीडिंग एंट्री इज वन और एनी नंबर। अब इसको मीनिंग में समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक एक मैट्रिक्स मुझे दी हुई, थोड़ा सा एक मैट्रिक्स मुझे दी हुई है ए, छोटी सी मैं लेके चलता हूँ। दिस इज 1 2 3 2 -1 2 3 7 एंड 0। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? थ्री मैट्रिक्स का क्रॉस ऑर्डर थ्री कितना है? 3 बाय 3। सही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो होती है, उसके नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो ही नहीं सकती। यानी बोला मैंने कि नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। यानी कि हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम 3 है और मिनिमम 1 है। इसी मैट्रिक्स की रैंक 1 से कम भी नहीं हो सकती, एक्सेप्ट देन नल मैट्रिक्स। अब उसने पहला शब्द बोला, इफ ईच नॉन जीरो रो। देखो, नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो। क्या बोला मैंने? नॉन जीरो रो किसे बोल रहे हैं? जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो। यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट ये? क्लियर है कि हाँ नहीं? सर। तो अब अगर हम पहले वाली रो को बोले, क्या ये पहली वाली रो को हम नॉन जीरो बोल सकते हैं क्या? R1 को हम नॉन जीरो बोल सकते हैं? हाँ सर। ये नॉन जीरो हो गई। क्या R2 को नॉन जीरो बोल सकते हैं? हाँ। ये भी नॉन जीरो हो गई। क्या R3 को नॉन जीरो बोल सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, तो R3 भी हमारे पास नॉन जीरो है। तो हमारे पास नॉन जीरो का मीनिंग सबको समझ में आ गया।
अब उसने बोला है कि नॉन जीरो की बात होगी तो उसने बोला कि लीडिंग एंट्री कौन है, तो पहले हम बात करेंगे हमेशा पहली वाली रो की। तो पहली वाली रो के अंदर जो लीडिंग एंट्री कौन है, वो है हमारे पास पहला एलिमेंट। क्या है? पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 है। और एनी नंबर, कोई नंबर भी हो सकता है 1 की जगह। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ सर। अब दूसरे पॉइंट को समझे, इन ईच कॉलम दैट कंटेंट द लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो। अब देखो इस कोरस के कोरस्पॉन्डिंग में कॉलम कौन सा है? नीचे वाला है कॉलम है ना। तो उसने बोला कि इन ईच कॉलम दैट कंटेन द लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो, इसके लिए कॉलम कौन है? ये वाला है, नीचे वाला है। तो ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो नीचे वाले एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। क्या अभी जीरो है? नहीं सर। नहीं है। तो हम इसको जीरो बनाएंगे, तो जीरो कैसे बनाएंगे? R2 के लिए R2 माइनस 2R1, और R3 के लिए R3 माइनस 3R1। ये क्या मिलेगा? दिस इज ए 1 2 3, दो में से एक घटाएंगे कितना आएगा? जीरो। -1 -4 कितना होगा? -5। 2 -6 कितना होगा? -4। 3 -3 कितना होगा? 0। 7 -6 कितना होगा? 1। और 0 -9 कितना होगा? -9। जब समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट क्या होगा? जीरो बन गए हमारे, बन गए कि नहीं बन गए? हाँ या ना? हाँ सर। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की। क्या सेकंड रो के अंदर हमारे पास नॉन जीरो एंट्री कौन है? सेकंड रो के अंदर नॉन नॉन जीरो एंट्री कौन है? ऑब्वियसली -5 है कि नहीं? हाँ सर। क्या -5 मेरे पास 1 या कोई नंबर है? नहीं सर। है ना। तो मैं -5 को 1 बनाऊंगा, तो -5 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? R2 को R3 में कर दूंगा चेंज, क्योंकि उसके नीचे वाला क्या है? मेरे पास 1 है। मेरे पास A कितना मिलेगा? 1 2 3 0 1 -9 0 -4 माइनस। क्लियर है? अब मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। हाँ सर। अब क्या करूंगा? इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाऊंगा? मैं जीरो बनाऊंगा। सही है। हाँ सर। अब मैंने जीरो बनाने के लिए मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा यहाँ पे? मैं R3 के लिए R3 +5 R2, ये क्या मिलेगा? 1 2 3 0 1 -9 0 0 -4 इंटू, अब ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा? 9 का। तो 9 45 और हमारे पास क्या होगा? -4, तो कितना हो गया? 49। सही है। हाँ सर। ठीक है। अब मेरे पास लास्ट वाली एंट्री क्या है? मेरे पास नॉन जीरो एंट्री कौन है? -41 है। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। अब इसके नीचे मेरे पास कोई और एलिमेंट है क्या? नहीं। नहीं है। यहां तक इतना समझ में आ गया? हाँ सर। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप देखो, ये यहाँ पे लाइन में बना रहा हूँ एक, दिख रहा है यहाँ पर? ब्लैक में लाइन दिख रही है, जिगजैग। क्या मेरे पास पहली रो नॉन जीरो है? क्या दूसरी रो नॉन जीरो है? क्या तीसरी रो नॉन जीरो है? तीनों रो क्या है मेरे पास? नॉन जीरो है। मेरे पास रैंक कितनी कहलाएगी इसकी? 3। आ गए बात समझ में? हाँ सर।
ये प्रोसीजर होता है आपका एशलोन फॉर्म निकाल। जब भी अगर आप एशलोन फॉर्म निकालो तो ज़िगज़ैग लाइन बनाना मत भूलना। क्लियर है? हाँ अब सर। तो थोड़ा और बड़े बड़े पैमाने में देखते हैं। आपके सामने बड़ी मैट्रिक्स डाली हुई है। अब ओवरऑल अगर हमारा तरीका देखें तो क्या है? वर्किंग रूल क्या, पहला तरीका ये है कि जो भी मेरा पहला एलिमेंट है उसको बनाओ कितना 1। क्या बनाओ? 1। फिर इसी की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को बनाते जाओ 0। क्लियर? पहली स्टेप क्लियर? हाँ सर। दूसरी स्टेप ये है कि अब उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिर से क्या बनाओ 1 की हेल्प से उसके नीचे वाले एलिमेंट को बनाओ 0। तीसरी एंट्री मेरे पास क्या है, A33 को बनाओ 1 के नीचे के एलिमेंट को बनाओ 0। नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास, A44। अगर A44 कोई नंबर बच रहा है तो ठीक है, अगर नंबर नहीं बच रहा है तो आप उसे एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अगर लेकिन ये 0 बन रहा है तो फिर हम उसको कुछ नहीं करेंगे हम। अब मेरे पास जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बचेंगी ही हमारे पास उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है एशलोन फॉर्म के थ्रू। समझ में आया? सर पलक का माइक सही हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अपना माइक ओपन करो बेटा। यस सर। आप, आप बोल रहे हो पलक लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा क्योंकि आपका माइक ओपन ही नहीं है, या आपने जिस क्या हुआ है कहते हैं आपका वो सही लगा नहीं है। वॉइस पे पढ़ रहे हो तो सीधे सीधे मोबाइल को डायरेक्ट ऑन। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ एशलोन फॉर्म का। आपके सामने क्वेश्चन है 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। पहले बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 4x3। 4x3। टोटली रॉन्ग। सॉरी सर, 3x4। 3x4। इस मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3। मिनिमम कितनी हो सकती है? 1। क्लियर? मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। हाँ अब सर। अब देखो क्या मेरा पहले स्टेप, क्या मेरे पास जो पहला एलिमेंट है क्या वो मेरे पास 1 है? नहीं सर। क्या करेंगे 1 बनाने के लिए हम ढूंढेंगे उसके रो में, कॉलम में नहीं देखना है हमें, केवल रो को देखना है। तो रो में कहीं 1 दिखाई दे रहा है हमें? हाँ सर। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये वाला। इस 1 को ऊपर शिफ्ट करेंगे। जब 1 को शिफ्ट करने का मतलब होता है पूरी की पूरी रो चेंज होती है। तो हमारा पहला ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R1 को R3 में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? R1 को R3 में चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं तो मेरे पास क्या मिलेगा ऐसा, सही है? 1 -1 2 0 0 1 2 1 5 3 14 4, ये इतना। हाँ सर। तो मेरे पास यहाँ पे पहला एलिमेंट बन गया 1। अब इस 1 की हेल्प से मैं क्या करूंगा कि नीचे वाले एलिमेंट को बनाऊंगा 0। तो ऑलरेडी ये तो पहले से 0 है, तो साथ कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से 5 को 0 बनाएंगे। 1 की हेल्प से अगर मैं 5 को 0 बनाना चाहता हूं तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, तो R3 टेंस। किसको बदल रहे हैं हम, R3 को। तो लिखेंगे पहले R3। R3 पहले लिखा जाता है, इतना चीज कॉमन है। तो आप किससे बदल रहे हैं अपन, R1 से। R1 में कितने का, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 आ जाए, ऑब्वियसली 5 का। 5
R1 ये ऑपरेशन लगेगा, सही है? हाँ सर। ठीक है। अब ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट माइनस प्लस करना आता है कि नहीं आता, इतना बता दो तो वो भी सिखा दूं मैं। है सर। आता है? हाँ सर। अब मैं 5 में से 5 करूंगा कितना आएगा? 0। ये बन जाएगा 0। 3 में से मैं करूंगा +5 कितना आएगा? 8। 14 में से 10 करूंगा कितना आएगा? 4। और 4 में से 0 करूंगा कितना आएगा? 4। सही है? एलिमेंट आना चाहिए मेरे पास। हाँ सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास? ये वाला 1। अब इस 1 की हेल्प से मैं क्या करूंगा? इसके नीचे वाले को 0 बनाऊंगा। चाहे तो हम नीचे वाले में 4 का पहले डिवाइड भी कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करें, पहले R3 के अंदर 4 का डिवाइड कर लिया, हमारा कैलकुलेशन हाँ सिंपल बन जाए, ऐसा बन जाएगा। अब इस 1 की हेल्प से मैं क्या करूँ, इसको मैं 0 बनाऊं, तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा? R3 के लिए R3 माइनस 2R2, ऐसा। कैसे मैं करूंगा ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? दिस इज 0। 1 माइनस 4 यानी कि -3, और 1 माइनस 2 यानी कि -1, ऐसा। सही है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास? क्या मेरे पास इसके नीचे का कोई टर्म 0 है क्या? कोई टर्म नहीं है मेरे सर। पास क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ? दिस इज 0 मेरे पास है यहाँ पे। नॉन जीरो रो कितनी है? 3। रैंक कितनी हो जाएगी? आया समझ में? हाँ सर। अब अगर मुझसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि बताओ कि इसकी नलिटी क्या है, तो मेरी क्या होगी? क्या होगी? n-r ना। ऑर्डर क्या था मेरे मैट्रिक्स का? 3 × 4। ऑर्डर क्या था? ये बताओ। रिप्लाई करे भाई, फटाफट रिप्लाई करो। टाइम थोड़ी लगाना है बेटा, इतना टाइम थोड़ी होता है कहते हैं क्लास के अंदर। क्या था? इस मैट्रिक्स का जो नलिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। को बोला मैंने डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मेरे मैट्रिक्स स्क्वायर है? नहीं सर। नलिटी हम निकाल ही नहीं सकते। समझ में आई बात? आया ना? हाँ सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन पास आपको कर, आप कर लोगे कि कराऊं मैं? कर लेंगे सर। ठीक है। ऐसे मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन दिए हुए दिख रहे हैं आपके, ये 4 क्वेश्चन जो दिए हाँ हुए हैं सर। मेरे पास है। अब बताओ इनमें से कौन सी एक्सलोन फॉर्म नहीं है? इनमें से बताइए कौन सी एक्सलोन फॉर्म नहीं है? सर ए। ए। वाई? देखिए, सर क्योंकि उस तो ये तो पूरा रूल फॉलो कर रहा है। तो रैंक निकल के 2 आ रही है। सर बट 1 नहीं है ना, 1 के नीचे 0 हाँ होना तो चाहिए। क्या दिक्कत है यहाँ पे? तो मेरा फॉलो हो रहा है ना पूरा का पूरा। 1 और एनी नंबर दोनों शब्द तो बोले ना मैं यहाँ पर। तो देखो, ये भी रूल फॉलो कर रहा है, तो ये रैंक इसकी निकल के आ रही है। तो देखो, निकल के आ रही है। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं इसको मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ पे तो पूरे 0, ये तो पूरे 0 है।
ये ऐसे मुड़ना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। एशलोन फॉर्म नहीं है। अगर ये एशलोन फॉर्म होगी तो कैसे करना पड़ेगा इसको पहले? 1 2 इंटरचेंज करना। 3 2 0 1 2 0 0 0 0 -3। अब ये एशलोन फॉर्म बन जाएगी, देख लो आप। समझ में आई बात? हाँ सर। अब दूसरी बात कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म की। नेक्स्ट हमारा है नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। इसे नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। मैट्रिक्स ए m into n is a square is a matrix of order m into n। इस मैट्रिक्स की रैंक स्मॉल r है। हम पहले से मान के चलें कि इस मैट्रिक्स की रैंक स्मॉल r है। तो जो अब मैं फॉर्म लिखने जा रहा हूं उनमें से कोई एक आना चाहिए। नंबर एक, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए। और जब भी हम नॉर्मल फॉर्म निकाल रहे होंगे तो हम केवल उस समय रो और कॉलम ऑपरेशन को लगाना कंपलसरी। यहाँ पर जो ओ दिखाई दे रहा है वो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट कर रहा है नल मैट्रिक्स को। और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अब सवाल ये उठता है, अगर मेरे पास मान लो अगर मेरी मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 है तो मेरे पास ये आई कैसे दिखाई देगा? कुछ ऐसे 1 2। अगर मेरी मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो ये कैसा दिखाई देगा? 1 2 1 2। बात समझ में आ रही है? वाले की बात करूं, अगर मेरी मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो कैसा दिखाई देगा? क्योंकि क्या लगा है, साइड में लगा हुआ है। 1 0 0 1 0 ऐसा दिखाई देगा ना। अगर मेरी मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो ये कैसा दिखाई देगा हमको? ये 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1। और यहाँ पर क्या होगा? 0 0 0 वाले को देखें, अगर मेरी मैट्रिक्स की 2 है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे कैसा होना चाहिए? 1 0 0 1। अरे मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 है तो कैसे दिखाई देगा ये? 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0। क्लियर? समझ में आ रही है बात? अगर मेरी मैट्रिक्स की चौथे वाले में देखें, हमारी मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो कैसे दिखा देगा? 1 0 1 0 0 0। आप देख लो यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। अगर मेरी मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 है तो कैसा दिखाई देगा ये? 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0। आ गई बात समझ में? नॉर्मल फॉर्म किसे कह रहे हैं? हाँ सर। चलिए अब क्वेश्चन देखे हमारे पास, इसका भी वर्किंग रूल समझ लेंगे, इसमें कैसे काम करना है हमें। कार्ड से इस पे काम करेंगे हम, तो सिंपल तरीका है। इसमें क्या है कि एशलोन फॉर्म में हम केवल रो ऑपरेशन में काम करते हैं, इसमें कॉलम पे भी काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है? A11 को बनाना है 1। इसी की हेल्प से के नीचे वाले एलिमेंट को बनाना है 0। आ रही बात समझ में? फिर इसी 1 की हेल्प से इसके कॉलम वाले एलिमेंट को बनाना है 0। अब ये स्टेप मेरी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब सेकंड स्टेप क्या होगी? A22 पे बनाना है 1। अब ध्यान रखना, यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना कंपलसरी है, जबकि एशलोन में ऐसा कंपलसरी शब्द यूज। अब A22 की हेल्प से इसके नीचे वाले को 0 बनाएंगे हम, और इसी की हेल्प से इसके कॉलम वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे हम।
फिर इसके बाद A33 को बनाना है 1, और फिर इसके नीचे वाले को बनाना है 0, और इसी प्रकार A34 को बनाना है 34 को बनाना है 0। अब अगर लास्ट में यदि कोई एलिमेंट बच जाता तो उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, और फिर अपनी नॉर्मल फॉर्म देखेंगे कि हमारी कौन सी नॉर्मल फॉर्म लग रही है। क्लियर? तरंग अपना कल मोबाइल से ही कर लेना है बेटा अपना, जिससे कि आप बात कर सको। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को, अब इसी क्वेश्चन क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करना सीखते हैं। नॉर्मल फॉर्म से हमारे पास किस प्रकार सॉल्व होगा, तो पहले स्टेप क्या होगी, यहाँ पर 5 को 1 बनाएंगे हम। क्या ऑपरेशन दिया हमने, R1 को R3 में चेंज किया। फिर क्या करेंगे, 1 की हेल्प से 5 को 0 बनाएंगे। 1 की हेल्प से 5 को 0 बनाएंगे, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, वही वाला। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसी 1 की हेल्प से इसके साइड वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना है। तो कॉलम भी लगेगा हमारे पास, तो हमने कॉलम लगा दिया। C2 के लिए C2 प्लस C1, C3 के लिए C3 माइनस लास्ट वाला तो 0 है। अब क्या करेंगे, कहां पर आ गए, 1 पर आ गए। इस 1 को हमने ऑलरेडी 1 बनाया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1 की हेल्प से इस वाले को 0 बनाना है। ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, या 4 का डिवाइड करना चाहो, जो भी आपकी मर्जी है, किस ज्यादा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 1 की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को 0 बना रहे हैं। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, ऐसा। अब इसी 1 की हेल्प से इसके साइड वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे हम। ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम। अब क्या हुआ, -3 आ गया, -1 आ गया, तो ये भी 1 होना चाहिए। तो -3 को -3 से डिवाइड कर दो, -1 को -1, ऐसा। और इस 1 से हम क्या करेंगे, इसको 0 बना दें। अब कौन सा नॉर्मल फॉर्म निकल के आ रहा है अपना, ये 0 कहाँ दिखाई दे रहे हैं, सबसे लास्ट में दिखाई दे रहे हैं। कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला, ठीक है कि नहीं। हाँ सर। हमारी रैंक कितनी हो गई, 3। आ गए समझ में। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर नॉर्मल फॉर्म निकालने, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे तो पहले इस 2 को क्या बनाएंगे, 1, ठीक है नहीं। हाँ सर। ऐसा कर सकते हैं, C1 को डिवाइड कर दे 2 से, बोलो। हाँ सर। 1 1 -1 तो -1 4 -3। अब क्या करें, 1 से इसको 0 बना दें। R3 के लिए R3 माइनस R2, क्या मिलेगा हमें, 1 1 -1 तो -2 तो 3 -2 चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बना दे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 के लिए 2 -1, के लिए C3 प्लस C1, क्या मिलेगा मुझे, 1 0 0 0 3 -2 0 3 -2 चाहिए। अब इस वाले 1 को 3 को बनाना है 1, तो क्या करेंगे, 2 के लिए डिवाइड कर रहे हैं 3 का। इवन C3 के लिए भी डिवाइड कर सकते हैं, क्या, -2 का, क्या मिलेगा मुझे, A बराबर 1 0 0 0 1
1 0 1 1। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा मेरे पास, ये हेल्प इसको 0 बनाएंगे तो R3 के लिए R3 माइनस R2 आएगा 1 0 0 तो 1 1 0 0 0। आप क्या करेंगे C2 के लिए, C3 के लिए माइनस C1 आएगा मेरे पास इक्वल टू 1 0 0 तो 1 2 और 1। कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है मेरे पास, ये I3 की रैंक कितनी हो गई, समझ में आया। हाँ सर। तो ऐसे करके आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बताओ इनमें से कौन सी नॉर्मल फॉर्म, सर दोनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एचलियन और नॉर्मल। हाँ मैंने पहले ही बोला किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस अगर नाम नहीं दिया तो कौन सा फॉर्म ज्यादा आसान होगा हमारे लिए, एचलियन फॉर्म। एचलॉन फॉर्म। उसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने पड़ते हैं, जब कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ रहे हैं तो लंबा खिंचता है ये, हाँ सर। ठीक है। तो ये वाली क्या पहली वाली अपनी एचलॉन ये नॉर्मल फॉर्म है, हाँ सर है। ये वाली नॉर्मल फॉर्म है, नहीं सर। ये वाली नहीं है, नहीं सर। क्यों नहीं है, सर नीचे जीरो नहीं आएगा। कैसा बनना है ना अपना ये, हटा दो, ये कैसे दिखाई दे रही है हमको, I2 ओ ओ ओ, ये भी नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, क्यों नहीं बोलो, तो जीरो इसमें बीच में फंस गया, ठीक है। अगर ये ऐसी लिखी होती तो ये नॉर्मल फॉर्म है, कैसी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये नॉर्मल फॉर्म बन जाता। आ रही बात समझ में। हाँ सर। कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मैंने आपको आज दो चीजें सिखाई हैं, एक बताइए मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म और दूसरी बताइए मैंने एशेलॉन फॉर्म। साथ में मैंने आपको रैंक और नलिटी की डेफिनेशन बता दी है। देखिए आपका इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप गलत ना कर सको, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, कर पाएंगे इतने सर। क्वेश्चन सॉल्व, कर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। हाँ सर। सॉल्व करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है कि सर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरे से मैंने आंसर भी सामने मेंशन कर दिए, ठीक है। जिससे कि आपको अब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, उतना तो पढ़ ही लेना अपने पास, क्योंकि अगर आपको पास होना है तो जितना मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास फिनिश करें, और पलक जी और कहते हैं तारंग जी, अपना प्लीज माइक को अपना सही कर लीजिए, है ना। राइट, पीटी आपके व्हाट्सएप ग्रुप यस। पे भेज दी जाएगी। ध्यान रहे अगर आपको कोई और भी फ्रेंड अगर आपके ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पलक कुछ पूछना चाहते हैं, नो सर। पलक कुछ पूछना चाहते हैं, नो सर।